बड़ी बात यह है कि हमारी शिक्षा पद्धति में एक दोष सामने से आ गया कि शिक्षा का अंग्रेजी एडुकेशन कर दिया। ठीक, अब ये वेदांत के अंतर्गत जिस समय में शिक्षा थी तो वो उच्चारण विज्ञान था। नहीं, अब उच्चारण उसका उद्धा है कि जथा व्याघ्री न्यसेत वत्सम, या अब यह है जथा व्याघ्री हरेत वत्सम दंश्राभ्याम न तो पीड़ियेत भीता पतन भेदाभ्याम तद वर्णान प्रयोजियेत। यानी वर्णों का उच्चारण कैसे हो, तो कहता जिस प्रकार यहाँ व्याघ्री का अर्थ बाघिन नहीं है, बिल्ली, बाघ के जाति की दूसरी प्रजाति बिल्ली मान के चलिए। क्या होता है कि वो दांत से अपने बच्चे, जिस प्रकार बिल्ली दांत से अपने बच्चे को एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर ले जाती है, और इस उठाने के क्रम में वो बिल्ली इतना ध्यान अवश्य रखती है कि जोर से अगर दांत दब जाएगा तो दांत कट जाएगा, बच्चे को घाव हो जाएगा, वहां भी मर जाएगा। अगर पकड़ ढीली है तो भी दांत से जैसे ही नीचे गिरा वैसे ही वो बच्चा जो है तो कष्ट में जाएगा, हो सकता है कि उसकी मृत्यु भी हो जाए। तो ये पकड़ने न सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, न समाज के लोग इसके प्रति सचेष्ट हैं, न शिक्षक अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, और जो हमारे भविष्य पीढ़ी के लोग हैं जिनमें प्रबुद्धता आ रही है, जिनको हम सामर्थ्यवान कह सकते हैं, तो वो लोग केवल बस अपना देखते हैं। उनको समाज से जब मतलब नहीं रह गया, देश के विकास से मतलब नहीं है, और हम ग्लोबल विलेज की परिकल्पना कर रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में बाल साहित्य भी जो है सो उसी ओर जा रहा है। सर, आपके द्वारा जो प्रकाशित हुई है किताब सत्यमेव जयते व्याख्या और विनियोग, तो इसमें किन किन संदर्भों और किन किन विषयों पर चर्चा की गई है उसके बारे में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सत्यमेव जयते हमेशा सबसे ये है कि भारत सरकार का जो लोगो है उसके नीचे जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है सत्य ही जीतता है। ठीक है, इसमें आधी पंक्ति जो है वो सत्यमेव जयते के बाद की वो है ना नृतम, यानी सत्य ही जीतता है, सत्य की जय हो, असत्य की नहीं। तो हम लोग, हमारे संविधान निर्माताओं ने आधी पंक्ति को छोड़ दिया, पहली बात। दूसरी बात क्या है, हमने इस सत्य को विविध रूपों में समाज के साथ लाने का प्रयास किया। इसमें सत्यमेव जयते का संदर्भ क्या है, कहां से लिया गया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक सूक्त है जिसमें सत्य की उत्पत्ति के बारे में बताया गया। ये सत्य आया कहां से, और उसी क्रम में वहां सृष्टि का भी वर्णन है कि ये सृष्टि ही पहले कैसे हुई। तो वहां ये कहा गया कि जब सर्वत्र अंधकार की परिव्याप्ति थी, जल ही जल था, तो वहां एक परम पुरुष पैदा लेते हैं, परम पुरुष का प्रादुर्भाव होता है, और उन्होंने अपने ज्ञान में तप से असीम तपस्या को, रित एक को कॉस्मिक लॉ कहा गया रित को, और सत्य को इंडिविजुअल लॉ कहा गया। एक ब्रह्मांडीय नियम है, दूसरा व्यक्तिगत नियम है। सत्य जो है वो व्यक्तिगत नियम है, हम और आप जो हैं सो सत्य का वर्णन करते हैं, सत्य बोलते हैं। रित का प्रयोग देवता लोग करते हैं, ये ब्रह्मांडीय नियम है। उनकी इच्छा है कि अभी कितना हाथों नरो वा कुंजरो, इस तरह का की जो बात आई महाभारत में, वो कभी सत्य नहीं हो सकता, उसको अर्ध सत्य कहा जा सकता है। वो छल और प्रपंच पुस्तक में
एक वैदिक परंपरा का भी उल्लेख किया कि वेद में सत्य किस रूप में आए हैं। मेरी पुस्तक में आप देखेंगे कि चारों वेदों के में जो सत्य पर कहा गया वो है, उपनिषदों में सत्य को किस रूप में दिया गया, उसके बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने, राजनेताओं ने किस रूप में संविधान सभा द्वारा सत्यमेव जयते को अंगीकृत किया, फिर जो साहित्य में सत्यम शिवम सुंदरम की परिकल्पना की गई है, तो साहित्य में सत्य को किस रूप से लिया गया, नहीं सत्य भी कैसा हो, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे आंखों शीतल हो। तो मीठी वाणी उनके अनुकूल, जो सुनने वाले हैं उनके अनुकूल, अगर उनको अगर गंदा और गाली प्रिय है, वो किसी की निंदा कर रहे हैं, वो असत्य बोल रहे हैं, तो उनको संतुष्ट करने के लिए हमें भी ऐसा ही बोलना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है, यह उद्देश्य नहीं है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि लोग किसी भी व्यवस्था का, किसी भी श्लोक का, किसी भी स्लोगन का, किसी भी नारे का, किसी भी सुभाषित का सिर्फ आधी पंक्ति याद रखते हैं, आधी पंक्ति भूल जाते हैं। जैसे देख, ठीक है, तो इन चीजों को और सत्य के संदर्भ में आधुनिक चिंतक जितने हुए उनके क्या विचार हुए, छोटे छोटे वाक्य हैं, बहुत सारी सूक्तियां हैं, आप इस पुस्तक में देख सकते हैं। मेरी जो दूसरी पुस्तक प्रकाशित हुई है वो मेरे पीएचडी के विषय पर आधारित रहा। वह मेरा शोध का विषय था वाल्मीकि कृत रामायण में प्रकृति पर्यावरण विचार। हमने पुस्तक में उसको शॉर्ट कर दिया कि रामायण में प्रकृति पर्यावरण विचार। इसमें आप देखेंगे कि वाल्मीकि रामायण में प्रकृति और पर्यावरण को किस रूप में लिया गया, पहली बात। दूसरी बात यह है, आप इस किताब को देखिए, आप जब इस किताब को पढ़ेंगे तो प्रकृति और पर्यावरण के जितने आयाम हैं सबका वर्णन आपको मिलेगा। रामायण काल में कौन कौन से पेड़ पौधे थे, भूमि की क्या स्थिति थी, उर्वर थी या अनुर्वर थी, अगर मान लिया जाए कि उर्वरज्ञ हैं, उनको भी इसमें सम्मिलित करना चाहिए। इस विषय पर रिसर्च करके उस ज्ञान का और विस्तारीकरण होना चाहिए। सर एक सवाल और है कि हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए सरकार को क्या क्या कदम उठाना चाहिए कि जिससे हिंदी के प्रति। बड़ी बात आपने पूछ दी है। यद्यपि ये कहा गया है कि लोक विरुद्ध सत्य नहीं बोलना चाहिए। अब आप विवश कर रहे हैं कि लोक विरुद्ध सत्य बोलिए, है तो सत्य। अब लोक विरुद्ध हो, लोगों को पचे और नहीं पचे, तो ऐसी स्थिति में हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन सच यह है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारी जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं जो मातृभाषा के रूप में हमारे यहाँ प्रयोग में है, व्यवहार में है, निश्चित रूप से मां का सम्मान दूसरा नहीं दे सकता है। ठीक है, तो मां का सम्मान जब दूसरा नहीं देगा तो मां को मां रहने दिया जाए। लेकिन जो रोजी और रोटी की भाषा हो सकती है उसका विस्तारीकरण, उसका उन्नयन भी आवश्यक है। तो हम हिंदी के संदर्भ में यही कहेंगे कि हिंदी का विकास हो। हमारे संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया, लेकिन जो सम्मान मिलना चाहिए, जो स्थान मिलना चाहिए हिंदी को, वह स्थान हिंदी अभी तक नहीं प्राप्त कर पाई है। और हिंदी को अगर समृद्ध रूप में देखना चाहते हैं, एक देश एक भाषा की बात अगर होनी चाहिए तो सबसे पहली अधिकारिणी हिंदी है। और उसी स्तर पर इसकी अनिवार्यता भी हो कि हर हाल में किसी भी प्रांत के लोग हों, चाहे वो तमिल, और संविधान में ये प्रावधान हो, ऐसा कानून लाया जाए, और जो इसका विरोध करेंगे उनके ऊपर कुछ भी ये जितनी भाषाएं समस्याएं हैं, जैसे मैथिली, हाँ जो कुछ भी है
ये सब के सब जो हैं सो आपस में जब तक लड़ेंगे ये हम वतन है हिंदुस्तान हमारा होगा। चलिए थैंक यू। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ रचनाकार लेखक डॉक्टर मणिभूषण मिश्र जी। इनकी 3 किताबें प्रकाशित हुई है, सत्यमेव जयते, व्याख्या और विनियोग, और दूसरा किताब चक्रवाक ये सुलभ पत्रिका है, साहित्य पत्रिका, साहित्य पत्रिका। शोध संस्कृति समाजमुखी त्रैमासिक पत्रिका, और हाँ। एक रामायण में प्रकृति पर्यावरण विचार, ये तीनों किताब देखिए। इन्होंने लिखा है। और एक मिथिला प्रमुख पावनी त्योहार संदर्भ कथा और दर्शन। ये 4 किताब के रचयिता डॉक्टर मणिभूषण मिश्र जी हैं। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना बड़ा काम किया। और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपका यह चैनल जो है वह दूर दूर तक आगे बढ़े और सुधी पाठकगण, श्रोतागण इसका लाभ उठाएं।